Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now I am going to start question related to salt analysis and titrations. तो आज के इस क्विज सेशन में हम एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसी तरह आयोडीन टाइट्रेशन में आयोडोमेट्री टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो एसिड रेडिकल हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल और स्पेशल एसिड ग्रुप रेडिकल। इसके साथ क्विज़ डिस्कस करेंगे बेसिक रेडिकल के जो 6 ग्रुप हैं। तो आपको कहा जाता है बार बार कि आप यानी जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर अच्छे से मैक्सिमम यानी कोशिश करते हैं और बुक से ज़्यादा कंसर्न करके कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी कमी रह जाती है। तो उनके लिए एक यहाँ पे एक प्लेटफार्म है कि यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। यानी जब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन का उन्हें सामना होता है तो उन्हें इसका बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। तो अगर उनके कुछ कंसेप्ट्स या कुछ क्वेश्चन अगर जब वो चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होते तो उनके कवर नहीं हुए होते, तो यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब डिस्कस किए जाते हैं तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ चैप्टर उनका कितना कवर है और इससे फिर उन्हें मज़ीद एक्स्ट्रा आर्डिनरी होके उसी चैप्टर को स्टडी करना होता है। तो इस लिहाज से आप से पहले भी कहा गया है बार बार कि आप जब भी क्विज़ डिस्कस किए जाते हैं तो इनके नोट्स बनाएं, और अगर एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं एक क्वेश्चन, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जिनमें आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके बेहतर यही है कि आप इनके नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे तरीके से, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको एक नज़र आप उसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें वो रिमाइंड हो जाएंगी। तो इनके नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से लेक्चर जो हैं वो आप सुने, क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, अटेंटिव होके आप इसको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते हैं, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 2, 3, 4 यानी 4-5 क्वेश्चन तक भी लास्ट टाइम पूछे गए प्रैक्टिकल में से, यानी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शामिल करके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में जैसे फंक्शनल ग्रुप, तो वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे साल्ट एनालिसिस और टाइट्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेस ग्राम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 1/10 मोलर पोटाशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर ये 1/10 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर पोटाशियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए पोटाशियम बाइकार्बोनेट का कितना मैस रिक्वायर होगा। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, मोलैरिटी का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और मोलैरिटी के फार्मूले में वैल्यू मैं डायरेक्ट ही पुट करूँगा। तो इसमें हमने 0.1 मोलैरिटी का प्रिपेयर करना है, तो ये हो जाएगा 0.1 यानी 1/10 0.1 इज़ इक्वल टू मैस कितना रिक्वायर है, मोलर मैस होता है पोटाशियम बाइकार्बोनेट का, पोटाशियम का 39 प्लस हाइड्रोजन का 140, कार्बन का 12, तो ये हमारे पास कार्बन का 12 ऐड करेंगे तो ये 52 हो गया, प्लस इसमें 3 ऑक्सीजन है तो उनका 42 होगा, तो ये 100 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे कितना मैस रिक्वायर होगा, m हमारे पास m इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका 10। तो यहाँ पे 10 ग्राम रिक्वायर होंगे जब हमने प्रिपेयर करना होगा 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, 0.1 मोलर सोल्यूशन इन 1 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद कलर एट एंड पॉइंट इन एसिड बेस टाइट्रेशन व्हेन फेनोल्फथालीन
यूज्ड एज अ इंडिकेटर। तो एंड पॉइंट पे क्या होता है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन है और इसमें ये होता है कि हम यहाँ पे फ्लास्क होती है हमारे पास, मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। फ्लास्क होती है और फ्लास्क के अंदर हम लेते हैं बेस और ऊपर हमारे पास होती है ब्यूरेट होती है और ब्यूरेट के अंदर हम लेते हैं, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर हम लेते हैं एसिड। तो बेस जब हम फ्लास्क के अंदर लेंगे तो उसमें हम फिनाफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप उसके ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो बेस के अंदर फिनाफ्थलीन का कलर येलो होता है। तो जब इसको टाइट्रेट करेंगे थ्रू एसिड, तो एसिड जब रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ, तो जब एसिड के कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा इस बेस के साथ, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर जब ड्रॉप नेक्स्ट जाएगा फ्लास्क के अंदर एसिड का, तो उसमें एसिड की कंसंट्रेशन उसमें डोमिनेट हो जाएगी। तो एसिड में जो फिनाफ्थलीन, क्योंकि इंडिकेटर तो एज इट ही मौजूद है, तो इंडिकेटर जो है एसिड का जब ड्रॉप जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आफ्टर द एंड पॉइंट, तो एसिडिक मीडियम में जो कलर होगा इंडिकेटर का वो कलरलेस होता है, फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा कलरलेस होता है फिनाफ्थलीन में। और मिथाइल ऑरेंज जब यूज़ करते हैं तो उस वक्त भी ऐसा ही होता है, तो उसमें जब एसिड एंड पे यानी उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो उसमें उसका कलर होता है ऑरेंज रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एसिड बेस टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड। तो मिथाइल ऑरेंज उस वक्त एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं जब वीक बेस का एसिड के साथ टाइट्रेशन हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वीक बेस है, यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है, कैन नॉट। तो वीक बेस, ये भी वीक बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट भी वीक बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होती है तो हम फिनाफ्थलीन को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन होगा सी। उसके बाद इन KMnO4 टाइट्रेशन आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। KMnO4 टाइट्रेशन ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इस टाइट्रेशन में KMnO4 का हम टाइट्रेशन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे सोडियम ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलिक एसिड है, मोहर साल्ट है, इसी तरह फेरस सल्फेट है। तो इसका टाइट्रेशन ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें बाकी जो ऑक्सैलिक एसिड है, सोडियम ऑक्सैलेट है, इसमें फेरस सल्फेट है, ठीक है, इसी तरह मोहर साल्ट है, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो इस टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट H2SO4, इसमें हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो हम इसमें जो डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं ये इसका ऑप्शन होगा। डाइल्यूट HCl हम यूज़ नहीं करते क्योंकि HCl एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो KMnO4 जिसके साथ इसका टाइट्रेशन करवा रहे हैं हम, तो उसको फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ये HCl पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो KMnO4 को रिड्यूस करके ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रिक एसिड जो दूसरे हमारे पास यानी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये मैं नाइट्रिक एसिड को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कह रहा, बाकी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं यानी KMnO4 टाइट्रेशन में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बाकी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो उसमें KMnO4 जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनको ये ऑक्सीडाइज़ कर देगा स्ट्रॉन्ग। तो ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज़ कर रहा है तो KMnO4 का तो फिर कोई मकसद ही वहाँ पे ना रहा। तो इस लिहाज से हम डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करते। तो इसका ऑप्शन होगा यानी ये टाइट्रेशन डाइल्यूट H2SO4 में हम इसको प्रोसीड करवाते हैं। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी एग्जैक्ट मोलैरिटी का सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर सकें। तो H2SO4 तो हाइग्रोस्कोपिक है, डीलिक्विसेंट है, ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो हम इसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी मॉइस्चर वगैरह ये अब्जॉर्व कर लेगा, हाइग्रोस्कोपिक इसकी नेचर होती है। तो ये वेट जो हम करेंगे, इसका जो भी वॉल्यूम इसका लेंगे तो उससे ये वॉल्यूम के बाद इसमें मॉइस्चर आ जाएगी, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। यानी जिस कंसंट्रेशन का हम प्रिपेयर कर रहे हैं उससे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर जाती है, याद रखें सेकेंडरी स्टैंडर्ड के लिए। तो बहरहाल ये इसको हम एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं लेते। इसके अलावा KMnO4 है, तो KMnO4 में भी ये भी लाइट सेंसिटिव होता है। इसको बाज़ दफ़ा कलर्ड बॉटल में स्टोर किया इसको कलर्ड बॉटल में स्टोर किया जाता है। लाइट सेंसिटिव होता है KMnO4, और इसके अंदर MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ये भी बाज़ दफ़ा इंसॉल्युबल इसके अंदर होती है KMnO4 में। तो इस लिहाज से इसको भी एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइग्रोस्कोपिक है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक डीलिक्विसेंट है। जब आप वेट कर रहे होते हैं, अभी वेट कर ही रहे होते हैं, तो ये वेट हो जाता है, इतनी इसकी हाइग्रोस्कोपिकसिटी। और जो पावरफुल हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी मैक्सिमम उनकी कैपेबिलिटी होती है मॉइस्चर को ऑब्ज़र्व करने की, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़र्व करने की, तो वो डीलिक्विसेंट होते हैं। तो ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर ऑब्ज़र्व करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है, जिस वजह से इसको भी एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया जाता। तो सभी को यूज़ नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन लास्ट होगा। द सोल्यूशन विच इज़ टेकन इन अ ब्यूरेट, यानी ब्यूरेट में जो सोल्यूशन लिया जाता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट, फर्स्ट होगा। और जो फ्लास्क में लिया जाता है उसको टाइट्रेंट भी कहते हैं, टाइट्रेट भी कहते हैं। ये दोनों एक के लिए यूज़ करते हैं, और ये हम लेते हैं फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क के अंदर जो लिया जाता है उसको कहते हैं टाइट्रेंट या टाइट्रेट, और जो ब्यूरेट में सोल्यूशन लिया जाता है उसे कहते हैं टाइट्रेंट। तो इसका ए आंसर होगा। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स यानी जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें से हम उसमें रिपीट करते हैं अपना जो एनालिसिस कर रहे होते हैं कि सैंपल का टाइट्रेशन कर रहे होते हैं, रिपीट करते हैं कि फिर उनमें से एक वैल्यू को चूज़ किया, उनका एवरेज लिया जाता है। तो उसमें जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है, इसका ये कंसेप्ट है कि जितनी भी हम वैल्यू लें उनमें 0.1 से ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यानी कोई भी वैल्यू हम दो ले लें तो उनमें कोई ऐसी दो वैल्यू ना हो जिनमें 0.1 से ज़्यादा डिफरेंस हो। यानी अगर मैं वैल्यू ये ले लूँ 10.1, 10.2 एंड 10.1, तो इनमें 0.1 का डिफरेंस है, इनमें 0 का डिफरेंस है, इनमें भी 0.1 का है। तो यहाँ पे ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है। अगर हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट जो है 0.9 से 0.12, तो ये तो यहाँ पे कोई सी भी दो वैल्यू, 3 वैल्यू लें, 4 वैल्यू लें, तो उनमें से कोई सी भी दो वैल्यू का अगर डिफरेंस से मोर देन 0.1 है तो वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में नहीं आएगा। तो इस लिहाज से फर्स्ट में तो 0.3 का बन रहा है पहले दो में ही, तो बाकी को हम क्या इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें 0.11 तो है, लेकिन नेक्स्ट 0.13 है, तो इसमें भी डिफरेंस मोर देन 0.1 है। नेक्स्ट है इसमें भी डिफरेंस है 0. यानी जो 0.2 एंड 0.4, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 0.2 एंड 0.4 इनमें 0.2 का डिफरेंस है, तो ये भी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा, लास्ट ही करेंगे। विच एसिड इज़ प्रेफर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यानी टाइट्रेशन में हम कौन सा एसिड किसको प्रेफर करते हैं, तो H2SO4 को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू HCl, कि इसकी एक तो नॉन वोलेटाइल होता है HCl, बाकी एसिड वोलेटाइल और उनकी कुछ और भी जो करैक्टरिस्टिक्स होती। बहरहाल H2SO4 को ही प्रेफर किया जाता है ड्यू टू नॉन वोलेटिलिटी नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन विच इज़ यूज्ड एज अ टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट वो होता है जिसको हम अभी हमने क्वेश्चन किया, जिसको हम ब्यूरेट के अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं टाइट्रेंट। और उसमें जो फ्लास्क में लिया जाता है उसको टाइट्रेंट कहा जाता है, डी एंड पे आता है उसके ना। तो यहाँ पे टाइट्रेंट जो है वो हमेशा हम यानी ब्यूरेट में लेते हैं, और ब्यूरेट में हमेशा हम एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड को ही लेते हैं, बेस को नहीं लेते। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं कि बेस उसके साथ उसकी कोर के साथ जो प्लास्टिक की रबड़ की उसके साथ अटैक कर जाएगी, तो बाज़ दफ़ा स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, यानी वो जो टाइट्रेंट है वो नीचे आना। और इसके अलावा ग्लास पे भी अटैक होता है बेस का, तो इस वजह से हम बेस को यूज़ नहीं करते। तो इसका एसिड को ही हम एज अ टाइट्रेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर प्रिपेयर्ड। तो मिथाइल ऑरेंज को प्रिपेयर करते हैं वाटर के अंदर। मिथाइल ऑरेंज को हम प्रिपेयर करते हैं बॉइलिंग वाटर में, जबकि फिनाफ्थलीन जो है वाटर में इनसॉल्युबल है। तो फिनाफ्थलीन को हम प्रिपेयर करते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, मिथाइल ऑरेंज को हम प्रिपेयर करते हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर। उसके बाद इन KMnO4 टाइट्रेशन इंडिकेटर इस KMnO4 टाइट्रेशन में KMnO4 टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन है। बहुत कुछ इसके बारे में बताया पीछे आपको। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, इसमें KMnO4 को ही एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। KMnO4 ही एज अ इंडिकेटर एक्ट करता है। एक्चुअल में ये होता है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, यानी फ्लास्क के अंदर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऊपर से हम KMnO4 को KMnO4 के थ्रू, मैं इसका थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ कि ये हमारे पास फ्लास्क है, ये हमारे पास है फ्लास्क। तो फ्लास्क के में हमारे पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 टाइट्रेशन में मोस्टली जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ सोडियम ऑक्सैलेट, मोहर साल्ट, FeSO4, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनके साथ इनको टाइट्रेट किया जाता है। ऊपर हमारे पास ब्यूरेट होती है, तो ब्यूरेट के अंदर होता है KMnO4। तो जब रिएक्शन हो रहा होता है इनका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो प्रोडक्ट इनकी कलरलेस होती है। और रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कलरलेस प्रोडक्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं इनका जो भी कलर होगा, तो KMnO4 के साथ जब कंप्लीट रिएक्शन होगा, KMnO4 के साथ जब कंप्लीट रिएक्शन होगा, तो उससे जो प्रोडक्ट बनती है वो कलरलेस होती है। एक्चुअल में रिएक्शन होता है जैसे KMnO4 का सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, और उसमें FeSO4 के साथ अगर हम करवा रहे हैं तो फिर K2SO4 MnSO4 बनेगा, कलरलेस, या इसका लाइट ग्रीन इस कलर में इसका होता है। तो इस वजह से प्रोडक्ट जो है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कलरलेस होगी एंड पे। अब हाईली इसकी कलर्ड नेचर KMnO4 की वजह से जब इसे हम ऐड कर रहे होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो एक ड्रॉप ही जाएगा तो वो अपना ही कलर शो करेगा। इसका मतलब कि रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका, तो ये एक्स्ट्रा में KMnO4 हम डाल रहे हैं, तो ये कलर शो हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम KMnO4 को ही एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बाकी फिनाफ्थलीन को हम एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होता है। स्टार्च को हम आयोडीन की दोनों टाइट्रेशन में, आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लेते हैं। और मिथाइल ब्लू तो यहाँ पे इस टाइट्रेशन में नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, यानी KMnO4 ही एज अ इंडिकेटर हम लेते हैं, तो इसका ऑप्शन लास्ट वन होगा। ड्यूरिंग KMnO4 टाइट्रेशन फ्राम मोहर साल्ट। मोहर साल्ट क्या होता है, मोहर साल्ट हमारे पास होता है, मोहर साल्ट हमारे पास होता है FeSO4 प्लस डॉट NH, ये सल्फेट होता है फेरस का, अमोनिया का, और इसमें 6 वाटर के मालिक्यूल होते हैं। यहाँ पे 2 होगा, ये अमोनिया 2। तो यहाँ पे जस्ट फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है
फेरिक सल्फेट में अमोनियम ऑक्सीडाइज नहीं होता, अमोनियम सल्फेट जस्ट फेरस सल्फेट ही ऑक्सीडाइज होता है इनटू फेरिक सल्फेट में। तो इसका ए ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद in which redox titration the reaction carried out by heating, तो कौन सी रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमें हीट करना पड़ता है। तो इसमें रिएक्शन जब हम इसका करवाएंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त हमें ये बी ऑप्शन होगा, उस वक्त हमें हीट करना पड़ता है। एक्चुअल में मैं इसी को यहाँ पे लिखूँगा कि ये इसका रिएक्शन होगा प्लस और H2SO4 भी होता है जो कि MnO4 से डाइल्यूट H2SO4 भी हम इस रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं और इसका फंक्शन होता है कि MnO4 से ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करेगी, यानी जैसे यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है। तो इसका रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, MnSO4 प्लस यहाँ पे जो है ऑक्सैलिक एसिड से रिलीज़ होगी ये, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसको रिएक्शन क्योंकि स्लो होता है और इसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें हीट करना पड़ता है और ये टेम्परेचर जो यहाँ पे रिक्वायर होता है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर देंगे रिएक्शन होगा। तो इसमें हम जो स्टार्ट में इसको हीट करना होता है, इसके बाद रिएक्शन जो है वो स्पीड पकड़ लेता है और इसमें उसकी वजह कि ये यहाँ पे जो MnSO4 बना है ये एज आ ऑटो कैटलिस्ट काम करता है। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि किसी भी रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाए, तो ऐसे जो कैटलिस्ट होते हैं इनको हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो इसका ऑप्शन, इसको ही हमें हीट करना पड़ता है। बाकी जो फर्स्ट वाला है FeSO4 उसमें हमें हीट नहीं करना पड़ता, एक तो रिएक्शन उसका प्रोसीड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम हीट करेंगे तो फेरस, इसमें फेरस फेरिक में चेंज हो जाएगा, इसमें फेरस फेरिक में चेंज हो जाएगा और उससे फिर वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो KMnO4 का वहाँ पे मकसद ही ना रहा। तो ऐसा नहीं है, हमें हीट वहाँ पे नहीं करना होता। उसके बाद मोहर साल्ट में भी हमें हीट नहीं करना होता, इसमें भी FeSO4 ही इन्वॉल्व होता है, यानी वही ऑक्सीडाइज होता है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो FeSO4 या मोहर साल्ट को जब हम KMnO4 से टाइट्रेट करते हैं हमें हीट करना बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर हीट करेंगे तो उससे फेरस फेरिक में चेंज हो जाएगा, मीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो KMnO4 का तो मकसद ही ना रहा कि वो उसने ऑक्सीडाइज करना था, वो एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि हमें किस टाइट्रेशन में किसके KMnO4 को किसके साथ हीट करना पड़ता है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड व्हेन यूज्ड, तो कौन सा सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना पड़ता है इसमें, जो है स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन को भी हमें प्रिपेयर करना होता है इसमें, स्टार्च सोल्यूशन को भी, क्योंकि स्टार्च जो है ये सॉल्युबल तो है, किसी हद तक हीट करना पड़ता है लेकिन ये कोआगुलेशन हो जाती है आफ्टर स्टैंडिंग डिकम्पोज, तो इसको हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। FeSO4 है तो इसको भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। और उसके बाद है इसमें Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट भी डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या इसमें लाइट की प्रेजेंस में, तो इसको भी हम कलर्ड बॉटल में ही स्टोर करते हैं, तो इसके भी डिकम्पोजिशन होती है, तो इसको भी हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, तो सभी को हम फ्रेशली जब यूज़ करना होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। विच साल्ट गिव रेडिश ब्राउन गैस ऑन हीटिंग, कौन सा साल्ट है जिसको हम हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन, तो ये तो नाइट्रोजन के साल्ट हैं, यानी नाइट्रेट्स हैं, तो इनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही इवॉल्व होंगे,
तो फर्स्ट जो है लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो इससे प्रोड्यूस होगा लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। इससे प्रोड्यूस होगा लेड PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये लेड नाइट्रेट से। तो इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। बाकी अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो इससे तो प्रोड्यूस होगा N2O प्लस H2O, N2O। ये थोड़ा इंटरप्शन हो रही है यहाँ पे लिखने से, सॉरी, ये ज़्यादा N2O परिवेर होगा और H2O। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो H2O के मालिक्यूल बनेंगे। तो N2O तो कलरलेस गैस है, जबकि NO2 रेडिश ब्राउन है। तो फर्स्ट साल्ट जो है रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस करेगा ऑन हीटिंग। अ साल्ट विच गिव रेडिश ब्राउन गैस एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन फेरस सल्फेट पेपर। तो इसमें साल्ट कौन सा होता है? साल्ट रेडिश ब्राउन, और अच्छा गैस होनी थी यहाँ पे, कौन सी गैस है? तो इसमें दोनों गैसेस Br2 NO2 दोनों गैसेस रेडिश ब्राउन कलर होता है इनका, लेकिन इसमें जो Br2 है इसका फेरस सल्फेट पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और जो NO2 होता है ये उसका कलर ब्लैक कर देता है। NO2 का कलर जो है फेरस सल्फेट पेपर, इसका कलर NO2 गैस की वजह से ब्लैक हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यानी साल्ट विच गिव्स रेडिश ब्राउन गैस, तो Br2 NO2 रेडिश ब्राउन है, SO2 तो कलरलेस है, तो SO2 तो यहाँ से स्किप हुआ। अब दोनों से डिसाइड करेंगे तो ब्रोमीन गैस जो है ये इसका फेरस सल्फेट पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि जो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो ये उस फेरस सल्फेट पेपर को ब्लैक कर देती है। तो इसका ही नो इफ़ेक्ट यहाँ पे पूछा गया। तो नो इफ़ेक्ट किसका होगा? Br2 का। SO2 तो कलरलेस है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि रेडिश ब्राउन कलर होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लेम टेस्ट वायर ऑफ विच मेटल यूज्ड। फ्लेम टेस्ट में मोस्टली कॉमनली प्लाटिनम वायर को यूज़ किया जाता है। प्लाटिनम को वायर को यूज़ किया जाता है और इसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो प्लाटिनम इनएक्टिव मेटल है, यानी ये किसी भी कोई भी एसिड बेस अल्कलीज वगैरह होगा तो उसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, 1400 प्लस मेल्टिंग पॉइंट है। प्लाटिनियम का 1700 प्लस 1750 100 यानी 1750 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से और इसकी इनएक्टिव होने की वजह से किसी एसिड बेस का इफ़ेक्ट नहीं होता। और तीसरा कि प्लाटिनियम कोई फ्लेम कलर नहीं शो करती, कोई फ्लेम कलर नहीं होता, तो हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जैसे कापर है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कापर तो खुद ही फ्लेम कलर देती है। तो हमें जो साल्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो उसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एनालाइज नहीं कर सकेंगे। तो इस लिहाज से प्लाटिनम वायर को यूज़ किया जाता है। नो फ्लेम कलर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनएक्टिव मेटल। तो नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। इनमें से कौन सा है फ्लेम टेस्ट नहीं देता? इनमें से फ्लेम टेस्ट मैग्नीशियम ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं होती, तो मैग्नीशियम कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देता, जबकि बेरियम भी फ्लेम टेस्ट देता है और कैल्शियम भी। बेरियम जो है इसका कलर होता है एप्पल ग्रीन, और कैल्शियम का बेरियम का जो फ्लेम कलर होता है एप्पल ग्रीन। और जो हमारे पास कैल्शियम होता है जैसे ईंटों का कलर होता है ब्रिक रेड कलर होता है। मैग्नीशियम का कोई फ्लेम कलर नहीं होता। तो ऐसे आयंस जिनका कोई फ्लेम कलर जो नहीं देते मेटल, उनको हम फिल्टर ऐश टेस्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं। उसके बाद है इन फ्लेम टेस्ट विच एसिड इज़ यूज्ड। फ्लेम टेस्ट के अंदर
कंसनट्रेटेड HCl को यूज़ किया जाता है। फ्लेम टेस्ट के अंदर कंसनट्रेटेड HCl को यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में ये होता है कि हम जिस साल्ट को हमने एनालाइज करना होता है उसका हम पेस्ट बनाते हैं HCl के साथ, फिर इसको प्लाटिनम वायर की जो टिप होती है उसके ऊपर हम उसको हार्ड करके उसके ऊपर डाल देते हैं, तो वहाँ पे कलर अपेयर होता है। तो ऐसे ही हम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फ्लेम टेस्ट में हम कंसनट्रेटेड HCl को लेते हैं। उसके बाद HCl को लेने की एक वजह ये भी है कि इससे जो क्लोराइड्स बनेंगे, और क्लोराइड्स वोलेटाइल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इजीली वेपोराइज होके कलर अपेयर होगा। तो इस वजह से हम HCl को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच आइन नॉट आइडेंटिफाई बाई फिल्टर ऐश टेस्ट। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ऐसे आइन के लिए जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। मेन कलरलेस साल्ट के लिए, कलरलेस आइन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें एल्यूमिनियम आइन तो कलरलेस ही है, इसका कोई फ्लेम कलर नहीं होता। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से मैग्नीशियम का भी कोई फ्लेम कलर और टिन का भी कोई फ्लेम कलर नहीं होता। तो सभी को हम फिल्टर ऐश टेस्ट के थ्रू हम इनको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, यानी आइडेंटिफाई किसको नहीं करते, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, सभी को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं फिल्टर ऐश टेस्ट से। तो इसका ऑप्शन होगा नन। फ़िल्टर ऐश टेस्ट क्या होता है एक्चुअल में? इस फ़िल्टर ऐश टेस्ट में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो साल्ट होता है उसका हम कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ, फ़िल्टर ऐश टेस्ट में इसमें हम कोई भी हमारे पास जो साल्ट होता है, साल्ट को हम उसका पेस्ट बनाते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ, कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हम इसका यानी साल्ट को हम कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और उसको शेक किया जाता है। शेक के बाद उसके अंदर फ़िल्टर पेपर को डिप किया जाता है, और फ़िल्टर पेपर को डिप करने के बाद उसको वहाँ से निकाल के उसको इग्नाइट किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। बर्निंग से ऐश का कलर नोट किया जाता है, जो राख होगी उसका कलर नोट किया जाता है। दोबारा देखें, फ़िल्टर ऐश टेस्ट में हम ऐश का कलर नोट करते हैं। कैसे परफॉर्म किया जाता है कि जिस साल्ट को हमने आइडेंटिफाई करना होता है उसको हम कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, और फिर फ़िल्टर पेपर को डिप किया जाता है। फ़िल्टर पेपर उसको डिप करके वहाँ से निकालेंगे, बर्न करेंगे, ऐश का कलर नोट करेंगे। तो कलर से हम आइडेंटिफाई, लिटरेचर में इनका कलर्स दिया होता है, तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा आइन है। तो इसलिए ये था इसका, ये सभी टेस्ट फ़िल्टर ऐश टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बाकी एल्यूमिनियम मैं कलर चलो बता देता हूँ। इनका एल्यूमिनियम जो है इसका ब्लू कलर होता है, फ़िल्टर यानी जो इसकी ऐश का कलर होगा वो ब्लू होता है, ब्लू नीला होता है। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जो ऐश है उसका कलर होता है पिंक, और इसी तरह जो टिन है, टिन +2 भी फ़िल्टर ऐश टेस्ट देता है, और इसका कलर होता है डर्टी ग्रीनिश कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट डिस्टिंग्विश बाई, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स डिस्टिंग्विश बाई। तो इनको जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट से, यानी अगर मैं इसका नेक्स्ट यहाँ से मेंशन कर देता हूँ कि अगर कार्बोनेट्स में हम ऐड करें मैग्नीशियम सल्फेट, तो इससे तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, तो इससे बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है वाटर में। मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, साथ सल्फेट का जो मेटल साथ होगी कार्बोनेट के साथ, वो सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं कोल्ड कंडीशन पे। कार्बोनेट जो हैं ये कोल्ड कंडीशन पे वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं।
कार्बोनेट्स कोल्ड कंडीशन पे मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं कोल्ड कंडीशन पे। और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं यानी HCO3 बाइकार्बोनेट, ये इनका जब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा तो इससे बनेगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, जो कि पानी में इंसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। इसको हम हीट करेंगे, हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये डिकम्पोज हो जाएगा। दोबारा देखें, बाइकार्बोनेट को जब हम मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि पानी में इंसॉल्युबल होता है और इसका तो कोई प्रेसिपिटेट होएगा ही नहीं। तो जब हम इसको फिर हीट करेंगे उसी को सोल्यूशन को जिसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और साथ वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में इंसॉल्युबल होता है। कार्बोनेट अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट इंसॉल्युबल होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट इंसॉल्युबल होते हैं। जस्ट अल्कली मेटल अमोनियम कार्बोनेट यही सॉल्युबल होते हैं, बाकी इनसॉल्युबल होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के। तो इससे तब जाके इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो हीट करने से अगर मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन के साथ हीट करने से प्रेसिपिटेट बने तो वो हमारे पास हैं बाइकार्बोनेट, और अगर कोल्ड कंडीशन पे ही प्रेसिपिटेट बने तो वो हमारे पास होते हैं कार्बोनेट्स। तो इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे with the help of magnesium sulfate। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेट टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल। वेट टेस्ट ये परफॉर्म किया जाता है एसिड ग्रुप के तीन ग्रुप्स हैं एसिड्स रेडिकल के, डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट में आ जाते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, ये आते हैं। और जो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप है उसमें आते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट आता है इसमें, और फर्स्ट में जो डाइल्यूट था उसमें आता है नाइट्राइट, और एसीटेट इसमें आता है कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में। और तीसरा ग्रुप होता है उसमें जस्ट 2 ही एसिड रेडिकल हैं जिसको कहा जाता है स्पेशल एसिड ग्रुप रेडिकल, और उसमें 2 ही हमारे पास होते हैं एसिड रेडिकल, सल्फेट एंड फास्फेट। तो ये तीनों जो हैं एसिड ग्रुप रेडिकल यानी डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और स्पेशल ग्रुप एसिड रेडिकल, इनमें से जो फर्स्ट हुए हैं उनको हम ड्राई टेस्ट के थ्रू उनका एनालिसिस करते हैं, और इसके लिए हम वेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मीन के सल्फेट और फास्फेट के लिए वेट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और इसमें यहाँ पे देखें सल्फेट कहाँ पे है, सल्फेट क्वेश्चन नंबर 22 में लास्ट पे है सल्फेट, तो इसका मैग्नीशियम सल्फेट होगा। अच्छा, यहाँ पे रीएजेंट पूछा गया है, रीएजेंट जो है यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पे रीएजेंट्स, ठीक है, रीएजेंट्स पूछा गया है, रेडिकल नहीं पूछा गया। तो रीएजेंट बैरियम क्लोराइड भी है और सिल्वर नाइट्रेट भी है। बैरियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट दोनों स्पेशल ग्रुप एसिड ग्रुप के रीएजेंट्स हैं। एक्चुअल में ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई सल्फेट होगा, कोई जैसे सल्फेट होगा या सल्फेट होंगे सोल्यूशन में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम बैरियम क्लोराइड डालेंगे, तो इससे बनेगा बैरियम सल्फेट, और सल्फेट के साथ जो भी मेटल होगी वो क्लोरीन के साथ उसका साल्ट बना देगी। तो यहाँ पे बनेगा बैरियम सल्फेट BaSO4, और इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे बैरियम सल्फेट के, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसके वाइट प्रेसिपिटेट। और इसी तरह अगर हम फास्फेट का रिएक्शन करवाएं तो बैरियम फास्फेट बनेगा, बैरियम फास्फेट Ba3PO4 ट्वाइस, ये बैरियम फास्फेट बनेगा। जब फास्फेट होंगे साल्ट में तो फास्फेट बैरियम क्लोराइड से बैरियम फास्फेट बनाएंगे।
इसके भी वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। और जो ये होते हैं बेरियम सल्फेट, ये डाइल्यूट HCl के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, डाइल्यूट HCl के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। मीन कि अगर प्रेसिपिटेट वाइट दोनों में ही अपेयर होते हैं, लेकिन अगर इनसॉल्युबल होंगे HCl में इनसॉल्युबल होंगे तो वो सल्फेट होगा, अगर HCl में सॉल्युबल होंगे तो वो फास्फेट होंगे, फास्फेट होंगे। तो बेरियम क्लोराइड को हम स्पेशल ग्रुप का रीएजेंट्स ये है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट भी है कि सिल्वर नाइट्रेट, मैं इसका थोड़ा केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट कैसे है? सिल्वर नाइट्रेट कि जैसे साल्ट में कोई हमारे पास होगा, साल्ट में अगर हमारे पास सिल्वर के साथ हम अगर रिएक्शन करवाएंगे सल्फ़ेट का, सल्फ़ेट होगा और उसका रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो इससे बनेगा Ag2SO4। तो ये इसके प्रेसिपिटेट होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। और जो हमारे पास होता है फास्फेट का साल्ट कैसा बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ Ag3PO4, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, मीन कि अगर वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर साल्ट के साथ बनेंगे, या हम ये कह लें कि अगर येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर साल्ट के साथ, तो वो हमारे पास फास्फेट होगा। और अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, यानी दो ही तो हैं, उन्हीं में से ही तो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो सल्फेट ही होगा। तो हम दोनों को यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को भी यूज़ करते हैं स्पेशल एसिड ग्रुप रेडिकल के लिए, और बेरियम क्लोराइड दोनों को ही यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन बोथ होगा। ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इनसॉल्युबल। अभी डिस्कस किया कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं, जस्ट अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स और अमोनियम कार्बोनेट और अल्कली मेटल के कार्बोनेट, जस्ट ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के या जिसके भी कार्बोनेट्स हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। अल्कली मेटल और अमोनियम कार्बोनेट ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, बाकी इनसॉल्युबल सारे। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल का ही पूछा गया है। उसके बाद है विच वन इज़ रॉन्ग। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफाई लाइम वाटर, ये करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, मिल्की कलर कर देगा वाटर का, यानी लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट। तो ये हम, यानी अगर हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो मिल्की हो जाएगा, तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी ये टेस्ट हम यही सेम, इसमें भी मिल्की हो जाता है। बहरहाल ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है H2S आइडेंटिफाई बाय लेड एसीटेट। ठीक है, H2S को हम लेड एसीटेट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मैं इसका रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन कहाँ पे लिखूँ? H2S जब रिएक्शन करेगा लेड एसीटेट के साथ PbCH3COO एंड ट्वाइस, तो इससे बनेगा लेड सल्फाइड। ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेंगे, ब्लैक कलर के यानी लेड सल्फाइड का अगर हम पेपर लेते हैं तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, H2S ब्लैक कर देगी। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेड एसीटेट पेपर के थ्रू H2S को। उसके बाद SO2 आइडेंटिफाई बाई पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये भी ठीक है। H2SO4, यहाँ पे मैं इसको ये लिखता हूँ H2SO4 सॉरी। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम पोटाशियम डाइक्रोमेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जब पोटाशियम
पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ पोटाशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे सल्फ़र डाइऑक्साइड चेंज हो जाएगी पोटाशियम सल्फेट में, पोटाशियम सल्फेट, और इसमें क्रोमियम सल्फेट भी बनेगा, सॉरी CrSO4 यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे थ्राइस। इसका ग्रीन कलर होता है, यानी जो ऑरेंज रेड कलर है पोटाशियम डाइक्रोमेट का वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। क्रोमियम+3 ग्रीन कंपाउंड, लाइट ग्रीन कंपाउंड इसके होते हैं। क्लोराइड जितने भी ये इसके जो भी साल्ट हैं ग्रीनिश के करीब ही इसका कलर होता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम पोटाशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में ऐड करेंगे, अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इसको रिड्यूस कर देगी, +6 से +3 में क्रोमियम चला जाएगा। तो हम तीनों को, हम इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें हम तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी रॉन्ग नहीं है, इसका लास्ट वन होगा। उसके बाद लेयर टेस्ट यूज्ड फॉर, लेयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और लेयर टेस्ट में ये होता है कि हम इसका क्लोरोफॉर्म के साथ और या इसका हम जो साल्ट जिसका एनालाइज कर रहे होते हैं उसका हम रिएक्शन करवाते हैं, उसको सोल्यूशन, उसमें KMnO4 का सोल्यूशन होता है, H2SO4 का, कार्बन डाइसल्फाइड का, यानी पोटाशियम परमैंगनेट H2SO4 CS2, तो उसमें हम क्लोरोफॉर्म भी लेते हैं और शेक करते हैं तो उससे लेयर अपेयर होती है। अगर ब्राउन लेयर अपेयर होगी तो ब्रोमाइड होगा। एक्चुअल में ये होता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रोमीन को, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में, ब्रोमाइड को ब्रोमीन में। एक्चुअल में ये होता है कि ब्रोमाइड ब्रोमीन में चेंज हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ब्राउन लेयर अगर अपेयर होगी तो वो ब्रोमीन होगा, अगर आयोडाइड है तो वो ऑक्सीडाइज होकर I2 में चेंज होगा और इसका वायलेट कलर होता है, वायलेट इसके वेपर होते हैं, सोल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से वायलेट लेयर अगर बनेगी तो उसमें आयोडाइड होगा। तो लेयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, इसका बी आंसर होगा। पाम टेस्ट इज़ परफॉर्म फॉर, आपका टाइम भी जो है उसको भी बचाना है, तो शार्ट करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे रहते हैं, तो कोशिश की जाती है कि जो आपका टाइम है वो, यानी थोड़े टाइम में आप ज़्यादा सीख पाएँ, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, कोशिश हमारी होती है कि इस तरह के क्वेश्चन डाले जाएं, इस तरह के क्वेश्चन डाले जाएं कि आपको उनसे फ़ायदा हो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन करें तो एक ही वो सीधा साधा क्वेश्चन हो। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, एडवांस केमिस्ट्री यहाँ पे सीखने को मिलेगी, और एक क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर होंगे। एक क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा 3-3 4-4 क्वेश्चन भी आपके कवर हो रहे होते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन में इसी चीज़ को पेश नज़र रख के ऑप्शन बनाए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो चलो जल्दी इसमें करते हैं। पाम टेस्ट इज़ परफॉर्म, पाम कहते हैं हथेली को, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एसीटेट के लिए, एसीटेट के लिए परफॉर्म किया जाता है। और इसमें ये होता है एक्चुअल में कि कोई भी साल्ट होगा, जैसे लेड एसीटेट, कोई भी साल्ट होगा, एसीटेट आयन का रेडिकल है हमारे पास, ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप का रेडिकल है एसीटेट, तो इसमें एसीटेट कोई यानी साल्ट होगा, उसमें हम ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड को ऐड करेंगे और उससे क्या होगा, उसको हम थोड़ा वाटर उसमें ऐड करेंगे। मैं इसकी थोड़ी केमिस्ट्री एक्सप्लेन, तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप इन चीज़ों को नोट करें। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है कि कोई भी साल्ट होगा एसीटेट का, तो इनको आपने इन चीज़ों को नोट करना है, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें माइंड में आएगी, जब लिखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये आपके माइंड में रहेगा। तो ऐसे सुनेंगे, ये तो चल रहा होता है सिलसिला, तो इससे आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम से ही आप याद रख लें, इतनी मेमोरी किसी की स्ट्रांग, यानी आपको लिखना, जब लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको कवर कर पाएंगे, आप उसको याद रख पाएंगे। तो एसीटेट आयन का ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4,
तो ऑक्सैलिक एसिड इसको कर देगा ऑक्सीडाइज एसिटिक एसिड में चेंज करेगा। हम इसमें वाटर भी ऐड करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है, और साथ ऑक्सैलेट C2H2O4-2 यानी एसीटेट के साथ जो भी मेटल होगा वो ऑक्सैलेट के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या करते हैं कि एसीटेट का जो साल्ट है हम उसको हथेली पे रख के उसके ऑक्सैलिक एसिड के थोड़े क्रिस्टल ऐड करते हैं और वाटर, उसमें थोड़े वाटर के ड्रॉप डाल के उसको रब करते हैं तो वहाँ पे ये रिएक्शन होता है और एसिटिक एसिड बनता है। और इसकी जो विनेगर लाइक स्मेल है ये इंडिकेट करती है कि एसिटिक एसिड है, और ये इंडिकेट करता है कि ये एसीटेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पाम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एसीटेट आयन के लिए, यानी CH3CO नेगेटिव डाइल्यूट एसिड ग्रुप का ये रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर ये नहीं दिया हुआ, तो लास्ट वन ही होगा। बाकी एल्युमिनियम के लिए हम लेग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बिलू लेग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और जो है हमारे पास लेड के लिए फिर इनके आगे ग्रुप होते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर बेसिक रेडिकल ग्रुप 1 रीएजेंट यूज्ड। कौन सा रीएजेंट यूज़ किया जाता है? डाइल्यूट HCl को यूज़ करते हैं। डाइल्यूट HCl को हम यूज़ करते हैं तो उससे बेसिक ग्रुप के जो रेडिकल हैं इनके क्लोराइड्स बनेंगे। बेसिक ग्रुप के रेडिकल क्या होते हैं? PbCl2 होता है तो इसका ये क्लोराइड बनेगा। इसी तरह ये मर्क्यूरस का होता है, इसका भी क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर का भी क्लोराइड बनेगा। तो ये क्लोराइड बनते हैं और ये वोलेटाइल होते हैं, इनके प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये हम इसमें डाइल्यूट HCl को यूज़ करते, कंसनट्रेटेड HCl को यूज़ नहीं करते कि अगर कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे तो प्रेसिपिटेट को वो डिज़ाल्व कर लेगा, तो फिर हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हम डाइल्यूट HCl को ही यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल ग्रुप फर्स्ट। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश सेकंड ए एंड सेकंड बी। तो सेकंड ए एंड सेकंड बी के लिए हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट HCl यूज़ करते हैं, इसके अलावा H2SP होता है, और उसके बाद येलो अमोनियम सल्फाइड को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन रेडिकल ऑफ सेकंड ए ग्रुप एंड सेकंड बी ग्रुप। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि एक तो प्रेसिपिटेट बनते हैं यानी डाइल्यूट HCl, इसका जो वैसे सेकंड ग्रुप का रिएजेंट है ना वो हमारे पास होता है बेसिक ग्रुप का, सेकंड बेसिक ग्रुप का वो होता है डाइल्यूट HCl एंड H2S। तो इसमें एज अ सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनते हैं। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में, ये फार्मूला होता है NH4 ट्वाइस SX, यहाँ पे 2 से 5 हो सकता है, ये सल्फ़र कंटेंट इसमें वेरी करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड में। तो येलो अमोनियम सल्फाइड यानी जो जब प्रेसिपिटेट बनेंगे डाइल्यूट HCl जो मेन रिएजेंट है उसके साथ, तो डाइल्यूट HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फाइड बनते एज अ प्रेसिपिटेट। तो अगर तो वो प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होंगे, तो वो हमारे पास सेकंड बी होगा। अगर इनसॉल्युबल होंगे तो सेकंड ए होगा, यानी अगर सॉल्युबल होंगे तो वो सेकंड बी होगा। सेकंड बी में सॉल्युबल इनके प्रेसिपिटेट होते हैं, यानी अगर प्रेसिपिटेट जो सल्फाइड बने हैं वो सॉल्युबल हैं इन सेकंड बी, तो वो हमारे पास होगा, ये होगा सॉल्युबल। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, ये लिखने में दिक्कत, तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग टेस्ट यूज्ड फॉर द, तो बिलू लेग टेस्ट भी इसको कहते हैं, ये एल्यूमिनियम के लिए परफॉर्म किया जाता है। एसीटेट के लिए तो हम पाम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये हम डिस्कस करके आए हैं। इसी तरह क्लोराइड के लिए करोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्लोराइड आयन के लिए, ऐसे क्लोराइड जो आयनिक कंपाउंड में से आएंगे क्लोराइड आयन। और ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए हम परफॉर्म करते हैं लेयर टेस्ट।
तो लेक टेस्ट एल्युमिनियम के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा लास्ट वन। एक्चुअल में ये होता है बिलो लेक टेस्ट की, मैं अगर इसकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें जो साल्ट होता है, साल्ट का हम उसको मिक्स करते हैं, साल्ट को हम लिटमस सोल्यूशन के साथ, और फिर उसमें डालते हैं HCl, डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कुछ एक्सेस में हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं और सॉल्यूशन कलरलेस होता है, उसके ऊपर ये फ्लोट करने लगते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं ब्लू लेक टेस्ट या ब्लू लेक टेस्ट। क्या होता है कि साल्ट को हम मिक्स करते हैं लिटमस सोल्यूशन में, HCl ऐड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में, तो इससे ब्लू प्रेसिपिटेट अपेयर होते हैं कलरलेस सोल्यूशन की सरफेस पे, तो इस वजह से हम इसको लेक टेस्ट कहते हैं या ब्लू लेक टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये एल्युमिनियम आयन के लिए परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं है तो इसका फिर लास्ट ही हम करेंगे, मैं लिख देता हूँ, ये एल्युमिनियम आयन के लिए परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, फेरस एंड फेरिक आयन डिस्टिंग्विश बाय। फेरस एंड फेरिक आयन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम फेरिक आयन जिस भी साल्ट में होगा तो उसका जब हम एक्वस सोडियम यानी NaOH के सोल्यूशन में डालेंगे तो उससे बनेगा FeOH टेकन ट्वाइस, तो ये इसका ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट। और जो Fe+3 है, Fe+3 इसमें Fe+3 जो है वो बनाता है FeOH थ्राइस, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और यानी इसमें Fe+2 चेंज हो जाएगा, इसमें Fe+3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जब रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या हम साल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, दोनों के लिए नोट करें कि जो आयरन है इसके साल्ट लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में ग्रीनिश प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जो फेरिक है, फेरिक के नोट करें, फेरिक के साल्ट जो हैं वो येलोइश होते हैं, तो वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाते हैं, तो इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा रेडिश ब्राउन कलर। तो इन दोनों को हम एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा K4FeCN6 इसको हम कहते हैं फेरोसायनाइड, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे भी हम आयरन को +3 को एंड +2 को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी केमिस्ट्री लिखता हूँ, यानी अगर हमारे पास Fe+3 होगा, Fe+3, तो इसमें यहाँ पे था K4Fe, यहाँ पे हमारे पास K4FeCN टेकन 6, तो Fe+3 के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो इससे बनेगा Fe4Fe, इसको कहते हैं फेरोसायनाइड। तो इसमें ये होता है ब्लू इन कलर, तो अगर ब्लू कलर अपेयर होगा तो इसका मतलब वो फेरिक है, अगर नहीं होगा तो वो फेरस है, तो हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। तो इसका बोथ आंसर होगा रेडिकल विच बेसिक ग्रुप हैज़ कलरलेस साल्ट। 5th ग्रुप के जो रेडिकल होते हैं बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम के साल्ट बैरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम +2, तो इनके साल्ट कलरलेस होते हैं, लेकिन फ्लेम कलर सभी देते हैं, तो ये इसका आंसर जो साल्ट का पूछा जा रहा है, तो साल्ट कलरलेस होते हैं 5th ग्रुप के। बाकी इनके फ्लेम कलर जो बैरियम का है एप्पल ग्रीन कलर होता है, बैरियम का जो फ्लेम कलर होता है एप्पल ग्रीन, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड स्ट्रोंशियम का, और कैल्शियम का पीछे डिस्कस किया ब्रिक रेड इसका कलर होता है।
तो ये आप इन चीज़ों को नोट करते जाएं, इनको कवर करते जाएं साथ साथ, बाद में अभी नोट करें, बाद में इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बिलूविट्रोल। बिलूविट्रोल क्या होता है? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। तो इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेडिकल्स फ्रॉम बेसिक ग्रुप 4 हैव कलरलेस और वाइट साल्ट। बेसिक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं रेडिकल? कोबाल्ट प्लस टू, निकल प्लस टू एंड मैंगनीज प्लस टू। तो ये तो सभी ट्रांजिशन हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी हैं, कलर्ड भी हैं, लेकिन इसमें जिंक प्लस टू जो है ये इसके साल्ट वाइट होते हैं। जिंक के कार्बोनेट की बात कर लें, वाइट विट्रॉल की बात कर लें, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिंक क्लोराइड की बात कर लें, जिंक ऑक्साइड की बात कर लें जिसको फिलासफर ऑफ बोल भी कहा जाता है, चीनीज वाइट भी कहा जाता है। तो ये इसके जो हैं जिंक के जितने भी साल्ट्स होते हैं ये वाइट कलरलेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा एक ही, जस्ट एक ही रेडिकल है फोर्थ ग्रुप का जिसके साल्ट वाइट या कलरलेस होते हैं, ओनली वन इसका आंसर होगा। बेसिक ग्रुप फिफ्थ रेडिकल फ्रॉम प्रेसिपिटेट। तो इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं बेसिक ग्रुप 5 के जो रेडिकल हैं, बेसिक ग्रुप 5 के जो रेडिकल हैं वो एज अ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एज अ कार्बोनेट बनाते हैं। बाकी क्लोराइड तो हैं ये फर्स्ट के लिए सल्फाइड सेकंड के बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड थर्ड के बनाते हैं, जिसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, सॉरी ये थर्ड होना था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड को, तो उसमें एज अ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो क्लोराइड फर्स्ट में प्रेसिपिटेट यानी फर्स्ट बेसिक ग्रुप फर्स्ट जो रेडिकल्स हैं उसमें प्रेसिपिटेट एज अ क्लोराइड बनते हैं, सेकंड में एज अ सल्फाइड, थर्ड में एज अ हाइड्रोक्साइड और फिफ्थ में एज अ कार्बोनेट होते हैं। यहाँ पे कार्बोनेट ऑप्शन नहीं है तो इसका नन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम आयन आइडेंटिफाई बाय। अमोनियम आयन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट है इसका नेस्लर रीएजेंट। तो अमोनियम आयन को हम नेस्लर रीएजेंट से आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि अमोनियम आयन जो होगा NH4+, नेस्लर रीएजेंट हमारे पास होता है K2HgI4 नेस्लर रीएजेंट। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें बनेगा NH2HgOHgI, ये बेस बनते हैं, इसको मिलन बेस भी कहा जाता है और इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। यानी अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे नेस्लर रिएजेंट के साथ तो अमोनियम आयन होगा, अदरवाइज अमोनियम आयन नहीं होगा। बेसिक ग्रुप का रेडिकल है, बेसिक लास्ट वाले का, 6 ग्रुप का, कोई जिनका स्पेशल रिएजेंट भी नहीं है कोई। उसके बाद पिक्रिक एसिड से भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं अमोनियम आयन को, पिक्रिक एसिड से भी, कि जब पिक्रिक एसिड के साथ अमोनियम आयन का रिएक्शन होगा, ये हमारे पास है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक N2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2, तो फिनोल होता है ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो अमोनियम आयन होगा तो इसमें ये बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे H की जगह पे अमोनियम आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे अमोनियम पिक्रेट। तो इसमें अमोनियम पिक्रेट जो है इसका येलो नीडल होते हैं, येलो कलर के इसके, मैं इसको बता देता हूँ, ये येलो कलर के इसके नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। यानी जब अमोनियम होगा तो पिक्रिक एसिड के साथ येलो नीडल्स बनाएगा, तो ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है अमोनियम आयन को। तो दोनों यूज़ होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ। उसके बाद द रेडिकल ऑफ विच ग्रुप आइडेंटिफाई बाय वेट टेस्ट। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो वेट टेस्ट के थ्रू ये क्वेश्चन, इसका पीछे तज़किरा किया, इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि जो डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड, इनको हम ड्राई टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे डाइल्यूट एसिड ग्रुप में आते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट। इसी तरह कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में आते हैं, इसमें क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स एंड इसके अलावा नाइट्राइड भी आते हैं। तो इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू ड्राई टेस्ट के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो स्पेशल ग्रुप है सल्फेट और फास्फेट, इनको हम वेट टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी।
ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ नो पंजेंट स्मेल, इनमें से कौन सी गैस है जिसकी कोई पंजेंट स्मेल नहीं होती? तो वो गैस होगी जिसकी कोई पंजेंट स्मेल नहीं। H2S की तो रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, SO2 की भी पंजेंट स्मेल है, NO2 की भी पंजेंट स्मेल है। तो ये दोनों तो ठीक हैं, H2S की रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट कलर्ड साल्ट के लिए होता है, ये सभी कलर्ड हैं। कलर्ड आयन के लिए सॉरी मैग्नीशियम कलर्ड इन नेचर नहीं होता, कोई फ्लेम कलर नहीं देता, क्योंकि मैग्नीशियम की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसको हम फिल्टर ऐश टेस्ट के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बोरैक्स बीड टेस्ट कौन सा नहीं देता? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डाई वाटर विल नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इवन ऑन हीटिंग। तो इसका ऑप्शन होगा बर्डाई वाटर कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को, बेरियम हाइड्रोक्साइड को। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बाइकार्बोनेट के साथ भी प्रेसिपिटेट बनाता है और बाई सल्फेट के साथ भी प्रेसिपिटेट बनाता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट, बेरियम बाइकार्बोनेट जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, कार्बोनेट अल्कली मेटल के इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी नाइट्रेट जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्युबल होते हैं, तो ये तो प्रेसिपिटेट नाइट्रेट के साथ नहीं बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम डिस्टिंग्विश KMnO4 के थ्रू हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। KMnO4 सल्फ़र डाइऑक्साइड, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट की हमने बात की, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड KMnO4 को रिड्यूस कर देगी MnSO4, कलरलेस या इसका हम ग्रीनिश कलर कहते हैं। तो बहरहाल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा पर्पल कलर, सल्फ़र डाइऑक्साइड पर्पल कलर डिस्चार्ज कर देगी KMnO4 का। तो हम तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगी, मीन के कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगी, इसका रिएक्शन नहीं होगा, तो इसमें लाइट पिंक कलर या कलरलेस MnSO4 बनता है। उसके बाद इसका है पोटाशियम डाइक्रोमेट से भी हम सल्फ़र डाइऑक्साइड ये टेस्ट देती है, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड का अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे तो क्रोमियम सल्फेट बनेगा, जो क्रोमियम +6 है या ऑरेंज रेड से ग्रीन क्रोमियम +3 में चेंज हो जाएगा। पीछे इसका रिएक्शन डिस्कस किया है। और FeCl3 एंड डाइल्यूट HCl, तो इससे भी हम इसकी मैं केमिस्ट्री थोड़ी डिस्कस कर देता हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनेट साइन विल फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन नंबर 45 में कि कौन से कार्बोनेट्स, तो लेड के कार्बोनेट्स जो होते हैं ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एक्चुअल में लेड कार्बोनेट्स का जब लेड नाइट्रेट्स का जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा एक्वस मीडियम में, तो इससे बनता है PbOH टेकन ट्वाइस और PbCO3। तो ये वाइट इन कलर होता है, तो इसको हम ये कार्बोनेट साइन जो है वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, नाइट्रेट आयन आइडेंटिफाई बाई। नाइट्रेट आयन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, नाइट्रेट आयन जो है रिंग टेस्ट में हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, रिंग टेस्ट में हम लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 और FeSO4। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका लास्ट वन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, AgCl इज़ इनसॉल्युबल। AgCl ये किस में सॉल्युबल है? नाइट्रिक एसिड में ये इनसॉल्युबल है, नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल है। और अगर तो इसका रिएक्शन होगा सोडियम साइनाइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट देता है AgCN2 -1। और अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, बाद में क्लोराइड्स आयन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। और सोडियम थायोसल्फाइड के साथ भी ये सॉल्युबल होगा और उसमें कम्प्लेक्स बनाता है AgS2O3 ट्वाइस, इसका होगा -1 चार्ज।
तो ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये इसमें फ़ोटोग्राफी में यूज़ करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को। तो एक्सेस में जब सिल्वर ब्रोमाइड होता है तो उसमें हम ये सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो को डाल के वहाँ से हम इसको जो एक्स्ट्रा नॉन रिएक्टिव सिल्वर ब्रोमाइड है इस कम्प्लेक्स के बनने की वजह से रिमूव करते हैं, यानी वहाँ से ऐसे हम रिमूव करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक रेडिकल नॉट टेस्टेड ऑन द बेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें सल्फाइड, क्रोमेट, सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स को हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में नहीं लेते क्योंकि सिलिकेट्स SiO4 -4 ये ना तो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ऐसे जो ना रिड्यूस हो सके ना ऑक्सीडाइज हो सके उनको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन में नहीं लेते। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब इसमें टाइम भी काफ़ी हो चुका है तो साथ साथ हम कुछ बाकी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी इसके तकरीबन 12 क्वेश्चन रह चुके हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें अच्छे तरीके से इनको नोट्स करें तो अपना भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो क्वेश्चन के साथ बाकी क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब आपसे अल्लाह हाफ़िज़ हम कहते हैं।